हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बालन शाह की आरएसपी पार्टी ने बड़ी बहुत हासिल की है। जैसे दक्षिण एशिया की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। तो चलो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। तो चुनाव का तत्कालीन परिणाम जान लेते हैं। तो नेपाल के 2026 संसदीय चुनाव में बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, जिसको हम आरएसपी कहते हैं, उन्होंने शुरुआती गिनती में ही भारी बढ़त बना ली है। तो रिपोर्ट के अनुसार आरएसपी लगभग 98 से 110 सीटों पर आगे है, यानी 110 सीटों पर आगे है। तो नेपाली कांग्रेस लगभग 10 से 15 सीटों पर है और सीपीएन यानी केपी ओली की पार्टी ने 8 से 13 सीटों पर ही है। तो अन्य दल बहुत पीछे रह गए हैं। तो नेपाल की संसद में कुल 275 सीटें होती है, जिनमें 165 सीधे चुनाव होते हैं और 110 अनुपातिक प्रतिनिधित्व में आती है। तो सरकार बनाने के लिए कम से कम 138 सीटें चाहिए, 138। तो यदि आरएसपी यह आंकड़ा पार कर लेती है तो बालन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो बालन शाह कौन है वो भी जान लेते हैं। तो उनका पूरा नाम है बलेंद्र शाह। तो पेशे से वो पहले रैपर थे, उसके बाद संगीत कलाकार भी थे। तो बाद में वो राजनीतिज्ञ बन चुके हैं, यानी अब पॉलिटिक्स करते हैं। तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां के बारे में जाने तो बालन शाह की वो 2022 में काठमांडू के मेयर बने थे और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय भी है। तो उनकी राजनीतिक पहचान की बात करें तो वह भ्रष्टाचार विरोध में रहते हैं, यानी भ्रष्टाचार के विरोध में ही रहते हैं। और टेक्नोक्रेट सरकार का विचार होता है, यानी वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर ही ध्यान देते हैं और सोशल मीडिया आधारित अभियान भी चलाते हैं ज़्यादातर। तो उनकी लोकप्रियता का मुख्य आधार जेनजी और शहरी युवा वोटर ही हैं। तो जेनजी विद्रोह और चुनाव के बारे में जान लेते हैं। तो 2025 में नेपाल में बड़े छात्र और युवा आंदोलन हुए थे। तो इन आंदोलन के कारण क्या था, जैसे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने, और प्रशासनिक विफलता भी हो गया था। तो इसीलिए जेनजी विद्रोह खड़ा कर गया। तो विरोध इतना बढ़ गया क्यों? क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी इससे, विरोध बढ़ने से। तो उसी राजनीतिक अस्थिरता के बाद 2026 का यह चुनाव कराया गया है। तो नेपाल की पारंपरिक पार्टियों की हार भी हुआ है। तो नेपाल की राजनीतिक लंबे समय से कुछ पार्टियों के बीच घूमती रहती थी। जैसे मुख्य दल की बात करें तो जैसे नेपाली कांग्रेस, जैसे केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन, माओइस्ट सेंटर यानी प्रचंड की पार्टी। तो ये सब तीनों तरफ ही घूमता रहता था, यानी तीनों में से एक ना एक सरकार बना लेते थे। लेकिन 2026 चुनाव में इन पार्टियों को जनता ने बड़ी संख्या में हरा दिया है, यानी नकार दिया है। क्यों नकार दिया है? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे इस सरकार पर। राजनीतिक परिवारवाद, यानी परिवार के बीच ही ये राजनीति करते थे। कमजोर आर्थिक प्रदर्शन, यानी नेपाल को आर्थिक कमजोर कर दी थी आर्थिक के जरिए से। तो लगातार बदलती गठबंधन सरकारें, यानी लगातार गठबंधन की सरकार बदलती रहती थी। तो इसीलिए जनता ने नई पार्टी यानी आरएसपी को मौका दिया है। तो आरएसपी की जीत के पीछे मुख्य कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। तो इस चुनाव में आरएसपी की सफलता के कई कारण है। जैसे एंटी करप्शन नैरेटिव, यानी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया है। उसके बाद यूथ मोबिलाइजेशन भी हुआ है। तो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ा गया है। उसके बाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स भी किया गया है। तो पारंपरिक नेताओं के खिलाफ नया विकल्प दिया गया है। तो अर्बन सपोर्ट भी मिला है आरएसपी को, यानी शहरों में आरएसपी का बड़ा समर्थन मिला। और पॉलिटिकल फेडगिव भी मिला है, जैसे लोग पुराने नेताओं से थक चुके थे, इसीलिए नया चेहरा और नया पार्टी का देखा गया विकल्प के रूप में। तो बालन शाह की चुनाव रणनीति पारंपरिक राजनीति से अलग थी। तो चुनाव प्रचार करने की भी कई अलग अलग नीतियां अपनाई जा रही थी। तो डिजिटल अभियान पहले चलाएगा, जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया। उसके बाद रैप संगीत और संदेश भी दिया गया।
तो उनके गीतों में राजनीतिक व्यंग भी थे बहुत ज़्यादा। तो युवा स्वयंसेवक नेटवर्क भी चला रहा था। तो पूरे देश में हजारों युवा कार्यकर्ता इसमें शामिल थे, आरएसपी पार्टी में बालन शाह की। तो पूरे देश में हजारों युवा कार्यकर्ता लगे रहते थे और भीड़ आधारित रैलियां की जगह भी हुई थी। तो ऑनलाइन कैंपेन करना इसने चुनाव प्रचार का नया मॉडल बना दिया है। तो नेपाल की संसद की संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल की संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संरचना की बात करें तो 275 कुल सीटें हैं, यानी 275। तो सीट वितरण किया गया है, यानी दो भाग किए गए हैं। एक में 165 है जो कि प्रत्यक्ष से चुनाव होता है, और 110 है जो कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन होते हैं। यानी 165 जो रहते हैं एमपी प्रत्यक्ष चुनाव में, वो ही चुनते हैं 110 को। तो सरकार बनाने के लिए 138 सीटों का बहुमत जरूरी होता है, 138 सीटें। तो नेपाल में आमतौर पर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है सभी बार ही। तो इस बार संभव है कि पहली बार एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। तो दक्षिण एशिया की राजनीति में महत्व भी ज़्यादा होता है। क्यों? तो नेपाल का यह चुनाव पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कारण नई पीढ़ी की राजनीति चल रहा है। तो युवा नेतृत्व का उदय हो रहा है नेपाल में। तो इससे हमारे दक्षिण एशिया में कुछ सीखने को मिल सकता है। सोशल मीडिया राजनीति चल रहा है, तो डिजिटल आंदोलन का प्रसार भी ज़्यादातर हो रहा है, यानी इसका असर दिख रहा है डिजिटल आंदोलन यानी सोशल मीडिया का। तो पारंपरिक दलों का पतन भी हो रहा है, जैसे पुरानी पार्टियों का प्रभाव कम हो रहा है और नई पार्टी की शुरुआत हो रहा है। तो लोकतांत्रिक प्रयोग भी हो रहा है, जैसे नेपाल में राजनीतिक प्रणाली लगातार बदल रहा है, तो इसे लोकतांत्रिक पद्धति को अच्छा माना जाता है। तो भारत नेपाल संबंध पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण होगा। संभावित प्रभाव की बात करें तो नई विदेश नीति की में क्या होगा, आरएसपी भारत और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर सकता है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो बिजली में, व्यापार में, सीमा विकास में, इनमें सब सहयोग हो सकेगा। सुरक्षा सहयोग की बात करें तो नेपाल भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बालन शाह कभी कभी एंटी इंडिया और एंटी चाइना रिट्रेक्ट भी इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कुछ अच्छा भी नहीं सोचते हैं भारत के बारे में या चाइना के बारे में। तो इसीलिए नई सरकार की नीति महत्वपूर्ण होगी कि आने वाले समय में कैसी नीति चलाता है सरकार। तो चीन और नेपाल संबंध कैसे रहेगा? तो चीन लंबे समय से नेपाल में प्रभाव बढ़ा रहा है। तो संभावित मुद्दे की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है नेपाल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना भी चल रहा है और सीमा व्यापार भी चल रहा है। तो यदि आरएसपी सत्ता में आती है तो चीन के साथ संबंधों की नई समस्या भी हो सकती है। तो संभावित राजनीतिक चुनौतियां क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो यदि बालन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, जैसे अनुभव की कमी, क्योंकि वो पहले बार सरकार बना रहे हैं, इसीलिए उनको अनुभव की कमी हो सकता है। तो प्रशासनिक क्षमता में भी थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे सरकार चलाना चुनाव जीतने से अलग होता है, क्योंकि चुनाव तो जीत जाओगे, हेले सरकार चलाने के लिए बहुत ही अलग होता है। तो गठबंधन दबाव भी पड़ेगा, क्योंकि पुराने पार्टियां मजबूत हैं और ये तो नए नए सरकार बनेंगी, तो यहाँ पर गठबंधन का दबाव भी पड़ेगा, यानी पुराने पार्टियां दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे नई सरकार की। तो आर्थिक संकट भी पैदा हो गया है नेपाल में, तो उसको नेपाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उस पर भी चुनौतियाँ होगा। तो राजनीतिक स्थिरता भी करना होगा, जैसे नेपाल में सरकार अक्सर गिरती रहती है, तो कैसे वो 5 ईयर टर्म पूरी कर सकेंगे उसको देखना होगा। तो भविष्य की क्या संभावनाएं हो सकता है, जैसे नेपाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर सकता है। जैसे भविष्य की बात करें तो जेनजी राजनीति का उदय हो सकता है, टेक्नोक्राट सरकार आ सकता है, भ्रष्टाचार विरोधी में सुधार आ सकता है, डिजिटल लोकतंत्र भी पैदा होगा। लेकिन यदि वादे पूरे नहीं हुए तो जनता का समर्थन जल्दी खत्म भी हो सकता है, और जो वादे किए हैं अगर वो नहीं होते हैं
तो इसीलिए बालन शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी युवा उम्मीदों को वास्तविक नीतियों में कैसे बदल सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो 2026 का नेपाल चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में पीढ़ीगत बदलाव भी होगा, यानी जेनरेशनल शिफ्ट भी का संकेत है। तो बालन शाह की आरएसपी ने पारंपरिक पार्टियों की दशकों पुरानी राजनीति को चुनौती भी दी है। यदि यह बढ़त कायम रहती है तो नेपाल में पहली बार एक युवा आधारित नई राजनीतिक शक्ति सरकार बना सकती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।